दोस्तों जरा सोचिए, आप सब्जी बेचते हैं, बड़ी मेहनत से दिन के 1000 से 1200 रुपए कमाते हैं, पर अचानक आपके घर एक दिन आ जाती है ना एक ना दो बल्कि 29 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस। पर यहाँ पर आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। कर्नाटका के करीब 18,000 स्मॉल वेंडर्स एंड ट्रेडर्स को इन जीएसटी की नोटिस ने सरदर्द दे दिया है। और इसका रीजन वही है क्यूआर कोड, जो कि पहले शान से हर छोटी से छोटी दुकान में दिखा करते थे, पर अब बहुत सारे दुकानदार उसे फाड़ कर फेंक रहे हैं, क्योंकि ये क्यूआर कोड अब उनके लिए सिर्फ इजी ट्रांजैक्शन की शुरुआत नहीं करते, बल्कि अब इनसे शुरुआत होती है गवर्नमेंट की धमकियां, हैरेसमेंट और वसूली की। कर्नाटका में जिन वेंडर्स को ये जीएसटी के नोटिस मिले हैं, उनमें क्लेम एंड पेनल्टी की रकम इतनी ज्यादा है कि वो मजबूर हो जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर और यूपीआई क्यूआर कोड को फाड़ कर फेंकने पर। जैसे कि शंकर गौड़ा, जो कि एक वेजिटेबल सेलर हैं, उन्हें 29 लाख की जीएसटी नोटिस आई है। उनका कहना है कि मैं सब्जी बेचता हूं, जो कि टैक्स फ्री होती है, तो मुझे ये नोटिस क्यों आई। और साथ ही उनका दावा है कि वो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, पर बावजूद इसके इस जीएसटी की नोटिस से उनकी रातों की नींद उड़ गई। पर दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये छोटे छोटे दुकानदार कोई बड़ी टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट उन्हें इतने बड़े बड़े नोटिस भेज रहा है, या फिर ये नया तरीका है गवर्नमेंट का वसूली करने का। क्या यूपीआई पेमेंट की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि बाद में ट्रांजेक्शंस को चेक करके छोटे व्यापारियों को भी टैक्स के दायरे में लाकर उनसे टैक्स की वसूली की जा सके? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वसूली की तलवार जल्द ही आपके ऊपर भी लटकने वाली है। जी हाँ, आप जो कि पूरे दिन धड़ल्ले से यूपीआई पेमेंट करते रहते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करके टैक्स वसूली का नोटिस भेज सकती है, जैसा कि अभी कर्नाटका में इन स्मॉल वेंडर्स के साथ हुआ। मैं टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट नहीं हूं, पर क्या इन छोटे छोटे व्यापारियों को टैक्स के झमेलों में फंसाना ठीक है, तब जबकि तमाम सेक्टर्स में खुले में करोड़ों का लेन देन कैश में चल रहा है? उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती। जो लोग देश में करोड़ों का घोटाला करके भाग गए हैं, उनका भी सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन छोटा मोटा धंधा करके किसी तरह अपने परिवार पाल रहे लोगों को सरकार निचोड़ देना चाहती है, क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने स्मार्ट नहीं है जो अपने लेन देन को छुपा सके। आज हम गवर्नमेंट की इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का अगला निशाना आप तो नहीं, और जानेंगे कैसे एक सॉल्यूशन अपनाया जाए जहां इन स्मॉल वेंडर्स को भी तकलीफ ना हो और गवर्नमेंट को भी लॉफुल टैक्स टाइमली मिल जाए। 2014 इलेक्शन से पहले देश में काले धन का मुद्दा बहुत गर्म था। मोदी जी अपनी रैलियों में प्रॉमिस करते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो काला धन वापस लेकर आएगी। सत्ता में आने के बाद गवर्नमेंट ने 3 काम किए। पहला नोटबंदी, दूसरा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और तीसरा जीएसटी। गवर्नमेंट का मानना था कि कैश के चलन की वजह से ब्लैक मनी को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए नोटबंदी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया गया, जिसके लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया। 2016 में लॉन्च के बाद यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को इतना इजी बना दिया कि लोग धड़ाधड़ इसको अपनाने लगे, क्योंकि कैश कैरी करने और छुट्टे के झंझट से बचने का बेस्ट तरीका था यूपीआई कर देना। और दोस्तों यही वजह है कि आज दुनिया का लगभग आधा डिजिटल पेमेंट यानी 45 से 55% भारत से आता है, जहां 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर महीने की जाती हैं। और ये ट्रांजैक्शंस मेजरली घर के छोटे मोटे सामान, डिलीवरी के पैसे, डेली खर्चों में से एक होती हैं। जल्द ही किराना स्टोर से लेकर सब्जी वाले भैया के ठेले पर भी यूपीआई का क्यूआर कोड दिखने लगा, क्योंकि ये उनके लिए भी आसान था। छुट्टे देने का झंझट नहीं और पैसे सीधे बैंक में। 2014 से पहले जहां 4 करोड़ से भी कम बैंक अकाउंट्स थे, 2015 से लेकर 2025 तक 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स हो चुके हैं और धीरे धीरे पूरा देश डिजिटल होने लगा था। पर शायद इस डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के जरिए गवर्नमेंट कुछ और भी अचीव करना चाह रही थी, जिसकी शुरुआत कर्नाटका से हो चुकी। डिजिटल इंडिया से पहले ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में हुआ करती थी, जिस वजह से ये पता करना कि किसी व्यापारी का साल का कितना टर्नओवर है बड़ा मुश्किल था। पर डिजिटल पेमेंट के चलन में आने के बाद से अब ये ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। आपको बस बैंक अकाउंट को चेक करना है और सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल जाता है। पर बड़े व्यापारी इस मामले में होशियार होते हैं। वो जानते हैं कि सरकार की उनके अकाउंट्स पर नजर है, इसलिए या तो वो ईमानदारी से टैक्स भरते रहते हैं या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं कि पकड़े ना जाएं। पर ये जो छोटे वेंडर्स होते हैं, इनको इन सब की इतनी समझ नहीं होती। ज्यादातर तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते जो टैक्स की बारीकियों को समझ सके। और वैसे भी ये कौन सा करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, अपने गुजारे लायक कमाते हैं, और उसमें भी कई बार वो ऐसी कमोडिटीज में डील करते हैं जो टैक्स फ्री है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह। और इसीलिए छोटे वेंडर्स कभी भी गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन की लिस्ट में नहीं रहे। पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आने के बाद गवर्नमेंट के लिए इनके अकाउंट्स पर नजर रखना भी आसान हो गया और गवर्नमेंट को लगा कि शायद यहां से भी कुछ वसूली की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भले कोई ऐसी कमोडिटी में डील करता हो जो टैक्स फ्री हो, पर फिर भी जो नोटिस भेजे गए हैं वो लीगली गलत नहीं। जीएसटी के रूल्स के मुताबिक अगर कोई गुड्स पे 40 लाख और सर्विसेज पे 20 लाख की टर्नओवर को क्रॉस करता है तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना और रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और जिन शॉपकीपर्स को ये नोटिस आई थी, जीएसटी ऑफिसर्स के मुताबिक वो मिनिमम टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर चुके थे और बावजूद इसके उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।
इसलिए उन्हें शो कॉज नोटिस भेजे गए थे। और जीएसटी डिपार्टमेंट का यह भी कहना था कि अगर वो वेंडर्स डिपार्टमेंट को ये साबित कर देते हैं कि उन्होंने टैक्स एग्जम्प्टेड गुड्स के अलावा कोई और सेल नहीं की है तो ये नोटिस रिवोक हो जाएगा। पर समस्या की असल जड़ यही है, जीएसटी दफ्तरों के चक्कर लगाना भी तो एक सरदर्दी है, खासतौर पर उनके लिए जो रोज कमाने खाने वाले और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। जीएसटी डिपार्टमेंट तो नोटिस भेजकर फ्री हो गया और सरदर्दी वेंडर्स के सर पर आ गई कि अब साबित करो कि ये ट्रांजैक्शंस टैक्सेबल नहीं, जो कि अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों देखिए, मैं कोई टैक्स चोरी के साथ नहीं हूं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन दुकानदारों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें से कई के पास कोई रजिस्टर्ड बिजनेस अकाउंट ही नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने सारे पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक ही सेविंग अकाउंट के जरिए किया करते थे। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तो ट्रांजैक्शंस के बेस पर वेंडर्स को नोटिस भेज दिया, पर वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड ही थी, पर्सनल नहीं थी। ये सरदर्दी वेंडर्स के सर पर डाल दी कि अब तुम्हें ये साबित करना है, नहीं कर पाए तो इतना टैक्स भरो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपसे 1000 रुपए उधार लिए जो आपने यूपीआई से भेजे और कुछ दिन बाद उसने वो पैसे यूपीआई के थ्रू ही आपको वापस कर दिए। अभी एकदम पर्सनल ट्रांजैक्शन था, ना इसमें कोई कमाई थी ना कोई सर्विस, पर चूंकि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल था तो सिस्टम ने इसे भी टैक्सेबल मान लिया और यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। अगर यही लेन देन कैश में होता तो ना किसी को पता चलता और ना ही कोई नोटिस आता। तो गलती बस उनकी इतनी थी कि उन्होंने कैश के बदले क्यूआर को चुना, जिससे सरकार को ये अज्यूम करने का मौका मिल गया कि ये दुकानदार हर महीने 2-4 लाख की सेल कर रहे हैं और बस इसी बेस पर उन्हें जीएसटी के दायरे में गिना जा रहा है। एक्चुअल में ये तरीका गलत है, क्योंकि कोई सेलर जीएसटी स्लैब में आता है ये अज्यूम कर लेना सिर्फ इस बेस पर कि उसके खाते में हर महीने 2-4 लाख का लेन देन हुआ है। कायदा ये कहता है कि कोई भी टैक्स किसी प्रूफ पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि अजम्पशन पर। नोटिस भेजने से पहले आपके पास ये पक्का प्रूफ होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन वाकई में बिजनेस से रिलेटेड थी, ना कि पर्सनल। पर कोई भी सरकारी अधिकारी ये सरदर्दी अपने सर पर लेना नहीं चाहता, वो सीधे सीधे इसे व्यापारी के सर पर डाल देते हैं। और ऐसा करने के पीछे एक वजह टारगेट भी होती है। जी हाँ, सरकार के टैक्स अधिकारियों के पास एक टारगेट होता है, चाहे वो जुर्माने के आंकड़े हो, रेवेन्यू रिकवरी के हो या फिर कंप्लायंस परसेंटेज। जब साल का अंत या क्वार्टर क्लोज पास आता है तो अक्सर ये प्रेशर फील्ड लेवल पर बढ़ा दिया जाता है। तो उन्होंने सबसे आसान निशाना चुना है, वो है छोटे व्यापारी, क्योंकि इन्हें पकड़ना आसान है, लीगल फाइट में ये रेयरली जाते हैं और नोटिस भेजते ही डर से जल्दी सेटलमेंट भी कर लेते हैं और रेवेन्यू का टारगेट पूरा हो जाता है। पर अब डर इस बात का है कि कहीं इस तरीके को बाकी स्टेट भी ना अपनाने लगे। अगर ऐसा हुआ तो स्मॉल वेंडर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और दूसरा डर यह है कि इसका अगला शिकार कहीं वो आम लोग ना हो जो दिन भर धड़ल्ले से यूपीआई पेमेंट करते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो उन्हें भी इन ट्रांजैक्शंस के बेस पर नोटिस भेज सकता है और पूछ सकता है कि ये जो इतने लाख का लेन देन आपके अकाउंट में हुआ है उसे आपकी इनकम क्यों ना माना जाए। अगर ये हुआ तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। सरकार जिस काले धन को लाने का वादा कर रही थी वो अमीरों से तो ला नहीं पाई, अब शायद वो आम आदमी को निचोड़ने के चक्कर में। कर्नाटका में जो हुआ उससे तो यही लगता है। कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस भले छोटा ही सही, अगर जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि फिलहाल इंडिया में टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो खुद से इसे हैंडल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, इसके लिए उन्हें किसी अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो कि एक एडिशनल खर्चा है जो सीधे सीधे उस छोटे वेंडर के सर पर आ जाता है। लेकिन केवल अकाउंटेंट को हायर करके भी सरदर्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि सेल परचेज इन्वेंट्री वगैरह तो खुद को ही मेंटेन करनी पड़ती है। इसके साथ ही एक बार आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ती है, चाहे आपकी 1 रुपए की भी सेल ना हो, तब भी आपको नील रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। अब इसे एक व्यापारी की नजर से देखें तो भले आपने महीने में 1 रुपए भी नहीं कमाया हो या फिर आपने घाटा उठाया हो, लेकिन फिर भी आपको अकाउंटेंट को नील रिटर्न फाइल करने के पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप पर लगातार पेनल्टी लगती चली जाती है। कई मामलों में तो ये लाखों में पहुंच जाती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो आपने घाटा उठाकर कारोबार बंद किया है और ऊपर से आपके पास जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं जिनमें आपके ऊपर लाखों की पेनल्टी लगा दी गई। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ये मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा होता है। आप किसी जीएसटी लॉयर से बात कीजिए, वो आपको तमाम ऐसे केस बता देगा। जरा सोचिए, एक छोटे व्यापारी के लिए ये कितनी बड़ी सरदर्दी है। और फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो 20 से 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। जरा सोचिए, एक छोटी किराने की दुकान जिसकी हर महीने की सेल 4 से 5 लाख हो, लॉ के हिसाब से उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। किराने की दुकान पर बिकने वाले ज्यादातर आइटम्स एफएमसीजी में आते हैं, जिन पर 10 से 12% का ही मार्जिन होता है। यानी इस दुकान से महीने में होने वाली इनकम सिर्फ 40 से 50 हजार है। पर अभी रुकिए, अभी हमने खर्चे तो जोड़े ही नहीं। दुकान का किराया, बिजली का बिल, मेंटेनेंस एंड मिसलेनियस वगैरह को जोड़कर कुछ खास बचता नहीं है। ऐसे में आप उम्मीद करें कि वो व्यापारी अब जीएसटी अकाउंटेंट के खर्चे भी उठाए, सेल परचेज इन्वेंट्री मेंटेन करने की सरदर्दी भी झेले और फिर किसी वजह से रिटर्न ना भर पाए तो पेनल्टी भी झेलने को तैयार रहे। क्या ये कहीं से भी आपको जस्टिफाइबल लगता है?
अगर ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में लाने की जिद पाल लेगी तो होगा ये, वो लोग अपना धंधा बंद करके मजदूरी करना ज्यादा पसंद करेंगे। जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर अब सरकार की नजर है वो इंडिया की इकोनॉमी में 45% का कंट्रीब्यूशन देता है और इंडिया के टोटल वर्कफोर्स के 90% को एम्प्लॉयमेंट देता है। जिस जीएसटी सिस्टम में गवर्नमेंट सबको लाना चाह रही है, ना तो ये सिस्टम इनके लिए तैयार है और ना ही ये लोग इस सिस्टम के लिए तैयार है। इन छोटे वेंडर्स की तो छोड़ो, यहाँ तो जो थोड़े बड़े व्यापारी भी हैं उनका भी इस सिस्टम में इतना शोषण होता है कि वो कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि ये सिस्टम उन्हें टैक्स पेयर की तरह कम और एक चोर की तरह ज्यादा देखता है। आपसे जरा सी चूक हुई नहीं कि आपको लाखों की रिकवरी का नोटिस थमा दिया जाता है। अब आप जीएसटी ऑफिस के चक्कर काटते रहिए। ये रिकवरी नोटिस जीएसटी अधिकारियों की कमाई का जरिया बन चुके हैं। वो बस आपकी एक चूक का इंतजार करते हैं ताकि आप पर अनाप शनाप टैक्स लगाकर आपको रिकवरी नोटिस भेजा जा सके। नोटिस मिलने पर व्यापारी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसे जीएसटी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और ज्यादातर नोटिस में मामूली जुर्माना या टैक्स भरकर सेटलमेंट भी हो जाता है। पर इस पूरे प्रोसेस में आपको लॉयर की फीस के साथ साथ कई बार जीएसटी अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती है। एक्चुअल में जीएसटी अधिकारियों को सरकार ने इतनी ताकत दे रखी है कि वो चाहें तो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। एक जीएसटी अधिकारी चाहे तो वो आपके बैंक अकाउंट को सीज करके वहां से रिकवरी कर सकता है या फिर आपके घर और प्रॉपर्टी को भी कुर्क यानी अटैच कर सकता है। जरा सोचिए, कोई व्यापारी जिसने भारी घाटा उठाकर अपना कारोबार बंद किया है और अब किसी तरह से जो बची खुची संपत्ति है उसके जरिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाए, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसी सिचुएशन में कई बार व्यापारी के पास अपनी जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 2020 में कोविड पैंडेमिक के टाइम पर छोटे व्यापारियों के रेट में 30% का राइज देखा गया था और अभी भी बीच बीच में कई ऐसे केस सुनने को मिल जाते हैं जहां जीएसटी के प्रेशर में आकर कोई व्यापारी अपनी जान देता है। बड़ी कंपनीज के मालिक जहां हजारों करोड़ की देनदारी के बाद भी मजे से अपनी लाइफ जीते हैं, जबकि छोटे व्यापारी महज कुछ लाख की देनदारी के चलते जाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन बड़ी कंपनीज के मालिकों की तरह इन छोटे व्यापारियों के पास कोई बैकअप नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से फरार हो चुके हैं और बाहर मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। विजय माल्या जो कि 7,000 करोड़ का चूना लगाकर फरार है, नीरव मोदी जिन्होंने 13,000 करोड़ का पीएनबी स्कैम किया है, मेहुल चोकसी जिन्होंने करोड़ों का बैंक फ्रॉड किया है, इसके अलावा जतिन मेहता, उमेश पारेख, ललित मोदी समेत तमाम नाम हैं जो सरकार को करोड़ों का चूना लगाकर मजे से विदेश में बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सब्जी वाले या फूल वाले के 1,000 रुपए के गूगल पे को भी सरकार शक की नजर से देख रही है और उम्मीद कर रही है कि उससे भी टैक्स के दायरे में लाकर उससे कुछ वसूली की जाए। एक तरफ तो सरकार छोटे व्यापारियों को निचोड़ने का मौका तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स की बात की जाए तो सरकार ने इन बड़े व्यापारियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया है, यानी अरबपति कंपनियों को 1,45,000 करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिला। ऊपर से इनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड का भी फायदा मिलता है, जहां वो लॉस दिखाकर सालों तक टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और मैन्युफैक्चरिंग रिबेट यानी एक्सपोर्ट करके जो अरबों कमाते हैं उनको भी एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। यानी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, पर जब बात छोटे व्यापारियों की हो तो उनको राहत देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ फल सब्जी वाले जीएसटी के डर से क्यूआर कोड फाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरबपति कंपनियों के मालिक हजारों करोड़ के फ्रॉड्स करके भी अरेस्ट से बच जाते हैं। जिन छोटे दुकानदारों के कुछ लाख के लेन देन को सरकार कालाधन मान रही है, वो लोग आज घर और गाड़ियों की खरीदारी से भी बाहर हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एंट्री लेवल कार की सेल में 9.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 1 BHK फ्लैट के खरीदार 20% तक कम हो गए। ऐसे में इन स्मॉल वेंडर्स को कंप्लायंसेस में फंसाकर सरकार और कितना हैरेस करना चाहती है। अगर सरकार वाकई में टैक्स कंप्लायंसेस को लेकर इतनी सीरियस है तो उसे उन बड़ी मछलियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो उसकी नाक के नीचे मजे से करोड़ों का टैक्स फ्रॉड करती रहती हैं और सरकार को सालों तक खबर नहीं होती। जैसे उड़ीसा में एक लेडी कई सालों से फेक फर्म के जरिए सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा चुकी थी। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां एक आयरन ट्रेडर कई सालों से एक फेक फर्म के जरिए सरकार को 26 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा चुका था। ऐसे ही हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस पर 2,500 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। इसी तरह 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दैनिक भास्कर पर छापा मारकर 7,000 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम और 2,200 करोड़ के फर्जी लेन देन का खुलासा किया था। ऐसे तमाम मामले टाइम पर सामने आते रहते हैं। गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ होना चाहिए, पर सरकार का डंडा चलता है उन छोटे व्यापारियों पर जो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, जिनके पास ना कोई सीए होता है, ना कोई अकाउंटेंट और ना ही खुद उन्हें टैक्स सिस्टम की समझ होती है। छोटे दुकानदार क्यूआर कोड फाड़कर फेंक रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया उनके लिए नहीं है।
डिजिटल होने का मतलब सिर्फ क्यूआर लगाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है सीए हायर करना, आईटीआर एंड जीएसटी सिस्टम की बारीकियों को समझना और सेल ना होने पर भी मंथली नील रिटर्न फाइल करना। एक 40-50 हजार महीने कमाने वाले से सरकार कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं पाल रही। हाँ, सरकार ये उम्मीद पाल सकती थी अगर उसने इस जनता को एजुकेट करने के लिए कभी कोई सीरियस प्रयास किया होता। सरकारी स्कूलों में कैसी एजुकेशन मिल रही है ये पता करना हो तो आपको ASER की 2022 की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जो ये बताती है कि रूरल एरियाज के स्कूल्स में 5th स्टैंडर्ड के लगभग 75% स्टूडेंट एक सिंपल डिवीजन भी नहीं कर सकते एंड 5th स्टैंडर्ड के ही 57% स्टूडेंट क्लास 3rd का एक सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है। इस एजुकेशन के दम पर अगर सरकार ये उम्मीद रखती है कि ये लोग जीएसटी में एनरोल करके रेगुलर रिटर्न फाइल करें, तो इस पर तो मैं यही कह सकता हूं कि भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ओके, तो अब इस सबका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, मैं डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि टैक्स कलेक्शन ना किया जाए। देश के विकास के लिए टैक्स कलेक्शन जरूरी है, पर जरूरत है इसे एफिशिएंट और हैजल फ्री बनाने की, जिसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इसे सिंपल बनाना। आजकल ऐप का जमाना है, सरकार जीएसटी के थ्रू इतना बड़ा कलेक्शन करती है, क्या थोड़े से पैसे खर्च करके एक यूजर फ्रेंडली ऐप डेवलप नहीं करा सकती, जिसे कोई कम पढ़ा लिखा व्यापारी भी खुद से ऑपरेट कर सके, जिसमें उसे बस सेल परचेज के आंकड़े भरने हो और उसका काम हो जाए। आज की जीएसटी फाइलिंग वेबसाइट टेक हैवी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और अंग्रेजी में। एक सब्जी वाला या फूल वाला उसे समझ नहीं सकता, और जो ऐप है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, उसमें सिर्फ व्यू एंड डाउनलोड किया जा सकता है। जो नई ऐप बनाई जाए उसमें लोकल भाषा सपोर्ट, वॉइस गाइड एंड स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल होना चाहिए, ताकि टैक्स भरना यूपीआई जितना आसान बन जाए। जहां तक नील रिटर्न की बात है तो वो भी फाइल करना इतना सिंपल हो कि 1 क्लिक में हो जाए, और रिटर्न भरने के लिए समय समय पर रिमाइंडर्स भी मिलते रहने चाहिए। साथ ही नील रिटर्न ना फाइल कर पाने के मामले में अगर वाकई में कोई सेल नहीं हुई है तो बिना किसी पेनल्टी के सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन पर उसे फाइल करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। और जहां तक छोटे व्यापारियों की बात है तो रिटर्न फाइल ना करने पर या कोई भूल चूक होने पर बजाय उन पर पेनल्टी लगाने या रिकवरी नोटिस थमाने के उनके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। वो टैक्स पेयर हैं, कोई चोर उचक्के नहीं। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए हर जोन में कुछ जीएसटी हेल्पर्स अपॉइंट करने चाहिए, इनका काम हो ऐसे व्यापारियों के पास जाना और उनसे पूछना कि उन्हें कहां समस्या आ रही है और उस समस्या को समझकर रिटर्न फाइल करने में उनकी हेल्प करना। साथ ही जिन व्यापारियों ने वाकई में घाटा उठाया है और जिनकी अब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके साथ भी डिपार्टमेंट को सहानुभूति से पेश आना चाहिए और बजाय उन्हें बार बार नोटिस भेजकर परेशान करने के या उनके अकाउंट सीज करने और उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के, उन्हें सेटलमेंट के लिए मौका दिया जाना चाहिए। कम से कम इंसानियत का तो यही तकाजा है। बाकी कर्नाटक के मामले में गवर्नमेंट ने एग्रेसिव प्रोटेस्ट के दबाव में बैकफुट पर आकर दिखावे के तौर पर 18,000 में से 9,000 दुकानदारों के जीएसटी नोटिस को वेव ऑफ करने की बात कही, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी राहत हो। लेकिन हकीकत यह है कि जो बचे हुए 9,000 लोग हैं उन पर अभी भी जीएसटी की तलवार लटक रही है। उन्हें अब ये खुद साबित करना है कि जो ट्रांजेक्शन्स हुई उनमें काफी सारी पर्सनल है या फिर उन्होंने सिर्फ टैक्स फ्री सामान बेचा है। मतलब सरकार ने उन्हें चोर डिक्लेयर कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी उन वेंडर्स के सर पर है कि वो खुद को निर्दोष साबित करें। अब जरा सोचिए, ऐसे में अगर लोग क्यूआर हटा रहे हैं तो क्यों ना हटाएं। अगर सिचुएशन यही रहती है तो क्यूआर ऐसे ही हटते रहेंगे, साथ में हटेगा सरकार से भरोसा भी, और डिजिटल इंडिया का सपना वो तो भूल ही जाइए। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।